बच्चों, हम पढ़ रहे थे हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरेन्स। तो इससे पहले वीडियो में हमने हेलो एल्केन्स की निर्माण की विधियां पूरी कर दी थी। ठीक है, जो आपके 3-4 मेथड्स थे हमने कंप्लीट कर दिए थे हेलो एल्केन्स को बनाने की जो विधियां थी। आज हम पढ़ेंगे पहले हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड्स यानी हेलो एल्केन्स में संरचनात्मक समावयवता, ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। फिर हम पढ़ेंगे हेलो एरेन्स को बनाने की विधियां। ठीक है, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हेलो एल्केन्स हैं उनमें क्या पाई जाती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पाई जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आइसोमेरिज्म क्या होती है, यानी समावयवता क्या होती है, इसको देखते हैं। ठीक है, आपके जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं वो क्या शो करते हैं, समावयवता यानी आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी उनमें पाई जाती है। तो अल्किल हैलाइड्स भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो ये भी आपके क्या करेंगे, आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है, आपने 11th में पढ़ा होगा, फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। क्या होते हैं, जब 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिक जिनके आणविक सूत्र, ठीक है, उनके सूत्र तो समान होते हैं लेकिन उनके भौतिक या रासायनिक गुणों में और उनके आणविक संरचना में क्या आता है, डिफरेंस आता है, यानी वो उनकी आणविक संरचना भिन्न होती है। ठीक है, यानी समावयवता को अगर हम डिफाइन करें, हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं 11th का। ठीक है, यानी 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिक जिनका आणविक सूत्र तो समान होता है लेकिन भौतिक व रासायनिक गुण तथा आणविक संरचना भिन्न होती है। तो क्या कहलाते हैं, समावयव कहलाते हैं, यानी आइसोमर्स कहलाते हैं। ठीक है, ये तो समावयवता होती है। तो अब ये क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, आपने पढ़े थे क्लास 11th में। ठीक है, कौन कौन से प्रकार के होते हैं, 2। अगर मैं यहाँ पे देखूं, आइसोमेरिज्म 2 टाइप्स के होते हैं आपके, मैं ऐसे डिफाइन करूं उनको। एक होता है आपका आइसोमेरिज्म यानी समावयवता, ओके। तो फर्स्ट होता है आपका संरचनात्मक, दूसरा होता है आपका त्रिविमी समावयवता। ठीक, संरचनात्मक समावयवता यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ओके। और इसको कहेंगे हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी होते हैं वो आपके क्या करते हैं, कुछ लगभग सभी कंपाउंड आपके संरचनात्मक एंड त्रिविमी समावयवता शो करते हैं। ठीक है, इनकी भी फर्दर आपकी क्लासिफिकेशन है। ठीक, अभी हम केवल संरचनात्मक समावयवता पढ़ेंगे। त्रिविमी समावयवता आपकी 2 टाइप की होती है। एक होती है आपकी ज्यामिति, ठीक है, इसको हम ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, ऊपर डिफाइन करते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं हो रहा। तो आपके जो संरचनात्मक समावयवता ये भी आपके फर्दर 4 टाइप की होती है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है, ये कितने टाइप के होते हैं, फर्दर 4 टाइप्स के। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट होता है आपका श्रृंखला समावयव, ठीक है, यानी चेन आइसोमर्स। और दूसरा होता है आपका स्थान समावयव या स्थिति समावयव भी लिखा होता है यहाँ पे, इसका मतलब होता है पोजीशन, ये होती है इंग्लिश में पोजीशन आइसोमर्स। थर्ड होता है क्रियात्मक समावयव,
ओके, ये होता है आपका फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक। और नेक्स्ट होता है आपका वलय यानी रिंग समावयव, वलय। चौथा होता है वलय श्रृंखला समावयव यानी रिंग चेन आइसोमर्स, ठीक है। ये तो आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के टाइप्स हैं 4। ओके, अब ये भी आपके 2 टाइप के होते हैं। अगर मैं इनको सीधे लिख रही हूँ, फर्स्ट होता है आपका ध्रुवी समावयवता यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। या सेकेंड होता है आपका ज्यामितीय समावयवता, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये आपके क्या है, आइसोमेरिज्म्स के टाइप्स हैं, ठीक है। तो हमने इनका क्लासिफिकेशन 11th में पढ़ा था। तो हमने बोला सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अल्किल हैलाइड्स में संरचनात्मक समावयवता यानी ये वाला पढ़ेंगे। इसमें आपके इस चैप्टर में केवल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, जो हम नेक्स्ट देखेंगे बाद में। अभी हम केवल ये देख रहे हैं। तो आपके जो अल्किल हैलाइड्स हैं वो कौन से आइसोमेरिज्म शो करते हैं, श्रृंखला एंड स्थान आइसोमेरिज्म, ठीक है, यानी चेन आइसोमर्स एंड पोजीशन आइसोमर्स से शो करते हैं आपके अल्किल हैलाइड्स, ठीक। तो इसको आप नोट करेंगे, इतना आप लिख लीजिएगा। इतना आपको आई होप पता हो, मैंने रिवाइज कर दिया। अब हम करेंगे अल्किल हैलाइड्स में समावयवता। सो आप लिखेंगे अल्किल हैलाइड क्या श्रृंखला तथा स्थान समावयवता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। फिर आप देखिए श्रृंखला समावयवता, स्थान समावयवता क्या होते हैं, अब ये देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए पहले देखेंगे हम श्रृंखला समावयव, ठीक है, यानी चेन आइसोमर्स। सेकंड देखेंगे हम स्थान समावयव, ठीक है, यानी पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कैसे हम स्थान समावयवता निकालेंगे किसी कंपाउंड का, और कैसे हम स्थान समावयवता, ठीक है। आपको क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में कि इस कंपाउंड के कितने समावयव होंगे, आप बताइए, लिखने के लिए आते हैं एग्जाम्स में। तो देखिए स्थान समावयवता में क्या होता है, यहाँ पे जैसे कोई आपकी अल्किल हैलाइड स्ट्रक्चर है, जैसे CH3 CH2 Cl है, ठीक है। तो श्रृंखला समावयवता वो होती है जिनमें कार्बन परमाणु के व्यवस्थापन में, यानी कार्बन परमाणु के अरेंजमेंट क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन परमाणु को हम डिफरेंट तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो आपका क्या कहलाता है, श्रृंखला समावयवता, ठीक। और ये श्रृंखला समावयवता कहाँ से स्टार्ट, जब आपका कोई 3 कार्बन परमाणु वाला कोई स्ट्रक्चर है, माना ये आपका 3 कार्बन परमाणु की क्या है, एल्केन है ये, ठीक है, ये एल्केन है। तो इसमें हमारी श्रृंखला समावयवता नहीं पाएगी, क्योंकि हम कैसे भी इसको अरेंज करें हमारा स्ट्रक्चर ऐसे ही आएगा। तो श्रृंखला समावयवता हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, 4 या 4 से अधिक कार्बन जिस एल्केन या हेलो एल्केन्स में आपको दिखेंगे, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, वहां से हमारी श्रृंखला समावयवता शो होती है, ठीक है। और स्थान समावयवता क्या होता है, स्थान समावयवता में क्या होता है, आप इसको जैसे मैं बोल रही हूँ आप लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे जैसे ये है, यहाँ पे CH3 CH2 Cl। तो स्थान समावयवता में क्या होता है, यहाँ पे जो हैलोजन, जो सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप है, जो प्रतिस्थापी समूह है, या उसमें क्या होता है, व्यवस्थापन होता है। उस क्लोरीन को हम कभी यहाँ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम डिफरेंट तरीके से व्यवस्थापित करते हैं, यानी यहाँ पे कार्बन परमाणु तो चेंज नहीं होंगे, जैसी उनकी चेन है सेम वही रहेगी। यहाँ पे हम केवल
क्लोरीन को व्यवस्थापित करेंगे। या जनरली इसमें क्या होता है, जो आपके बहुबंध होते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, और प्रतिस्थापी समूह फंक्शनल ग्रुप, और क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप, और प्रतिस्थापी समूह सब्स्टिट्यूशन ग्रुप, इनको हम क्या करते हैं, डिफरेंट तरीके से अरेंज करते हैं, तो हमारे स्थान समावेयता प्राप्त होते हैं। श्रृंखला समावेयता में हम कार्बन परमाणुओं को डिफरेंट तरीके से व्यवस्थापित करते हैं। जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर लिख रखा था, इसी को मैं व्यवस्थापित करती हूँ। यहाँ पे देखिए, इधर देखिए, ये आपका CH3 CH2 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 Cl, यहाँ पे इसी को लिखते हैं CH2 Cl, ठीक है। अब देखिए, ये आपका फर्स्ट संरचनात्मक सूत्र है, ठीक है। क्या नाम है इसका, 1-क्लोरोब्यूटेन, ठीक। अब दूसरा हम इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं, देखिए CH3, इस CH को हम यहाँ लेके आ सकते हैं, ठीक है। इधर लेके आएंगे तो इसका एक CH इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। अब हमारा बन गया ये कार्बन परमाणु होते ही हैं, 1 2 3 4 यहाँ भी थे, 1 2 3 4 यहाँ भी, लेकिन हमने कार्बन को डिफरेंट तरीके से अरेंज कर दिया, तो एक दूसरा समावयव हमारा ये मिल गया हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, 1-क्लोरो 2-मेथिल ब्यूटेन प्रोपेन हो गया। देखो, तो दूसरा आइसोमर हमें ये मिल गया, ठीक है। एक आइसोमर हम इसका और निकाल सकते हैं, देखिए कैसे कैसे निकालेंगे। हाँ, ये तो हो गया 2 आइसोमर। अगर मैं इसको यहाँ पे लिख, इसको मिटा रही हूँ, तीसरा आइसोमर, जिसके 3 श्रृंखला आइसोमर बनेंगे इसके, इस कंपाउंड के हमारे। तीसरे आइसोमर को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, देखो CH3 है, ये C है, इस CH को भी हम यहाँ लेके आ देते हैं, CH3 इसको यहाँ ले आए, CH2 है, इसका एक है, इसके साथ आ जाएगा, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है ना, तो चौथी वैलेंसी इस बॉन्ड से पूरी हो गई, और यहाँ पे हो गया आपका Cl। तो तीसरा आइसोमर हमारा ये प्राप्त हो गया, ठीक है। तो आपका इसका नाम क्या हो जाएगा अभी, 1 2, इस तरीके से नहीं होगा, यहाँ पे नंबरिंग हमारी ऐसी होगी, 1 2 3 ऐसे नंबरिंग होगी, ठीक है। तो 2-क्लोरो 2-मेथिल प्रोपेन, यहाँ पे ऐसा नाम हो गया इसका, ठीक है। नाम समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है। ये है 1-क्लोरोब्यूटेन, ये था 1 2 3 1-क्लोरो 2-मेथिल प्रोपेन, मेथ एथ प्रोपेन, इसका हो गया 2-क्लोरो 2-मेथिल प्रोपेन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये इस तरीके से हम इसकी श्रृंखला समावेयता निकाल सकते हैं किसी एक कंपाउंड के, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम इसका स्थान समावयव, कैसे निकालेंगे स्थान समावयव, ठीक। नाम तो हमारा इसका और इसका सेम है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं। अगर इसका हम ये 3 डिग्री क्या है, 3 डिग्री कार्बन है हमारा, 3 डिग्री एल्केल हैलाइड बन गया हमारा यहाँ पे, क्योंकि ये कार्बन हमारा, अगर हम इसका सामान्य नाम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तृतीयक ब्यूटाइल क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। इसका अगर सामान्य नाम देखेंगे तो सामान्य नाम हम ऐसे भी लिखते हैं, तृतीयक ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक। तो ये 3 इसके हमारे संरचना श्रृंखला समावयव आ गए। अब स्थान समावयव कैसे निकालेंगे, अब हम केवल हैलोजन को रिप्लेस अरेंज करेंगे अलग। एक समावयव तो ये हो गया हमारा। दूसरा देखो, हम क्लोरीन को अगर हम ये फर्स्ट कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे ले आए, CH3 CH2 Cl, यहाँ पे H हट जाएगा इसका, ठीक है, CH2 C, इसका एक H यहाँ आ जाएगा CH3, ठीक है। तो इसका हो गया सेकंड आइसोमर, ठीक। अब ये पहले था 1-क्लोरोब्यूटेन, अब हो गया है 1 2 3 4 2-क्लोरोब्यूटेन। अब इसके 2 ही स्थान समावयव बनेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर हम इस यहाँ से इस क्लोरीन को हम यहाँ पे ले आए या यहाँ पे लाए, नंबरिंग हमारी 2 ही आएगी यहाँ पे। जैसे देखो, स्थान समावयव कितने बनेंगे इसके, 2 ही बनेंगे। जैसे मैं यहाँ से इस क्लोरीन को कौन से कार्बन पे ले आई, इस वाले कंपाउंड में यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ले जाऊं CH3 CH2 CH Cl CH3, तो तब भी तो हम नंबरिंग यहीं से करेंगे ना, जहाँ हेलोजन ग्रुप पास होता है वहां उसको कम, उस कार्बन को कम नंबर देते हैं, तो यहीं से करेंगे। तो 2 3 4, तब भी इसका नाम क्या आएगा, 2-क्लोरो 1 2 3 ब्यूटेन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये इसके 2 ही स्थान समावयव बनेंगे, ठीक है। तो हमारे टोटल इस कंपाउंड के कितने समावयव बने, 5, 3 श्रृंखला और 2
3 श्रृंखला समावयव बने और 2 स्थान समावयव। ठीक है, इस तरीके से कोई भी कंपाउंड आपको एग्जाम में दे देंगे तो आपको इसका क्या निकालने के लिए बोलेंगे, इसमें कितने आइसोमर्स हैं ज्ञात कीजिए। जैसे एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में ही है, आपके एनसीईआरटी बुक के पीछे के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम बाद में कवर करेंगे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। पहले हम पूरा थ्योरेटिकल कंप्लीट करेंगे। जैसे क्वेश्चन था आपका C4, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। C4H9Br में कितने समावयव हैं, कुल कितने, C4H9Br यौगिक में कुल कितने समावयव हैं ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए आपको। ठीक है, तो इसको स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें 4 कार्बन है तो पहले कार्बन लिख दो, 4 कार्बन हो गए। H कितने हैं, 9। तो फर्स्ट वाले कार्बन पे हमेशा 3 ही आएंगे क्योंकि 3 एक इधर और एक इधर, इसकी बैलेंस 4 पूरी जाएगी। ठीक है, 3 यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 और इधर 3 2 5 6 7 8 9। ठीक है, CH2 और Br इधर आ जाएगा। अभी हम तो फर्स्ट एक कंपाउंड थे, इस कंपाउंड अभी इसका हमने इसी का निकाला था। ठीक है, यानी इस कंपाउंड के कितने आइसोमर निकल रहे, 5। अभी जो हमने इससे पहले करा था वो यही कंपाउंड था। ठीक है, अगर हम कोई दूसरा कंपाउंड लें, क्योंकि मैंने इसको बता दिया है, तो हम दूसरा कोई कंपाउंड लेते हैं। नेक्स्ट लेते हैं कौन सा, लेते हैं हम C5H11Br। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। इनमें इस यौगिक में कुल कितने समावयव हैं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। 1 2 3 4 5 कार्बन है। अब H11 है तो यहाँ फर्स्ट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे H2 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 H2, 3 2 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, H9 11 पूरे हो गए। अब आ गया Br। ठीक है, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर ये हो गया। अब इसके हम पहले श्रृंखला समावयव निकालते हैं, यानी कार्बन को रीअरेंज करते हैं, व्यवस्थापित करते हैं। तो फर्स्ट तो ये हुआ हमारा। सेकंड देखिए, अगर मैं इस CH2 को यहाँ ले आऊं, देखो CH3 CH2, ठीक, CH, ये वाला CH इधर आ गया, एक H इसके यहाँ पे आ गया और CH2Br। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, 3 3 6 7 8 9 10 11। तो ये दूसरा आइसोमर ये हो गया आपका। फर्स्ट था 1 क्लोरोपेंटेन, दूसरा है आपका 1 ब्रोमो, 1 2 3 4 5। तो 1 ब्रोमो पेंटेन, 5 कार्बन है तो पेंटेन। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, ये नाम हो गया इसका। अब थर्ड स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। थर्ड एक आइसोमर और बनेगा इसका, कितने बनने देखते हैं। अब हम इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, इस वाले को पहले हमारा जो एक CH3 ग्रुप को अगर यहाँ ले आए, CH3 CH CH3 CH2 CH2 Br। ठीक है, एक स्ट्रक्चर ऐसे बन सकता है 1 2 3 4। ठीक है, अब इसका नाम क्या जाएगा, देखो 1 ब्रोमो 3 मेथिल, वहां पे 2 मेथिल था, अब यहाँ पे 3 मेथिल ब्यूटेन। ठीक है, एक तीसरा आइसोमर ये हो गया इसका, 3 आइसोमर ये हो गया आपके। फिर एक और बन सकता है इसका, देखिए कैसे, ऊपर बना रहे हैं हम, कैसे बनेगा देखिए। एक आइसोमर ऐसे बन सकता है, चौथा CH3, इस C पे हमारा क्या जाएगा, CH3 एक इधर ही आ जाएगा। इस CH3 को हम इधर ले जाएं, एक CH, इसका H इसके सामने उठ जाएगा तो CH3 और CH2Br। ठीक है, तो चौथा आइसोमर हमारा ये आ गया। तो इसके हमारे कितने आइसोमर आ गए, श्रृंखला आइसोमर, 4 श्रृंखला आइसोमर्स आ गए। तो अब क्या निकालेंगे, स्थान आइसोमर। स्थान आइसोमर कैसे निकालेंगे देखिए। अब हम केवल ब्रोमीन को, यानी सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप यानी प्रतिस्थापित समूह को ही क्या करेंगे, रीअरेंज यानी व्यवस्थापित करेंगे। तो आप देखिए इसकी श्रृंखला समावयव 4 हैं और स्थान समावयव कितने आते हैं देखते हैं। अभी स्थान समावयव किसका निकाले थे, C5H11Br का निकाल रहे ना, तो इसका CH3 CH2 हाँ Br। ठीक है, तो
एक तो इसका क्या हो गया, ये आइसोमर हो गया स्थान आइसोमर फर्स्ट कार्बन पे है आपका ब्रोमीन। अब दूसरा हम इसको दूसरे कार्बन पे ले आते हैं, CH3 CH2 CH2 यहाँ पे ले आते हैं ब्रोमीन को, ठीक है। इसका H इधर चला जाएगा तो CH3, एक ये बन गया आपका, ठीक है। और एक और बनेगा इसका CH3 CH2, यहाँ पे आएगा आपका Br, इधर CH2 CH3, ठीक है। तो इसके 3 स्थान आइसोमर बनेंगे। अब इसको यहाँ नहीं लेके आएंगे आप, अगर यहाँ लेके आएंगे तो फिर इसका नाम वही हो जाएगा जो इसका था। क्यों, देखो ये 1 ब्रोमो पेंटेन है, ये आपका 1 2 3 4 5 2 ब्रोमो पेंटेन है, ठीक है। ये इसको तो कहीं से भी नंबरिंग करो, बीच में कार्बन 1 2 3 4 5, तो 3 ब्रोमो पेंटेन, ठीक है। अगर मैं इस ब्रोमीन को यहाँ ले आऊं, देखो CH3 CH Br CH2 CH2 CH3, देखो तो अब यहाँ पे नंबरिंग हम जहाँ पे Br जिस साइड पास में होता है वहां से करते हैं 2 3 4 5, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो पेंटेन। तो यहाँ पे भी था 2 ब्रोमो पेंटेन, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला नहीं होगा, इसके 3 स्थान आइसोमर बन रहे, यानी इस कंपाउंड के टोटल कितने आइसोमर बन रहे हैं हमारे, 3 ऐसे आए इसके और 4 पहले आए थे, यानी टोटल 7 आइसोमर इसके फॉर्म हो रहे हैं, ठीक। तो इस तरीके से हम आइसोमर्स ज्ञात करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। अभी तो हम अल्किल हैलाइड्स पढ़ रहे हैं, तो अल्किल हैलाइड का ही मैंने आपको बताया, इस तरीके से आप और प्रैक्टिस करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हेलो एरिन्स की ब्रिटचन की विधियां, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेलो एरिन्स को बनाने की विधियां, ठीक। तो अब हम पढ़ेंगे हेलो एरिन्स की ब्रिटचन विधियां, यानी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स। जैसे हमने पहले हेलो एल्केन्स की ब्रिटचन विधियां कंप्लीट की थी, अब इसे हम कंप्लीट करेंगे आज, ठीक है। तो फर्स्ट विधि है इसका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से निर्माण। फर्स्ट आपका एरो, अब देखिए पहले ये देख लीजिए, हाँ अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हेलो एल्केन्स RX, ठीक है। इसका मतलब होता है R मतलब एल्किल समूह और X हैलाइड, यानी एल्किल हैलाइड यानी हेलो एल्केन्स। अभी क्या लिखेंगे हम ARX यानी एरिल हैलाइड, ठीक है, यानी हेलो एरिन्स। इसका मतलब क्या होता है, एरोमेटिक जो आपका कंपाउंड होता है उस पर हमारा हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होता है ना, तो यानी ARX यानी हेलो एरिन्स, इसको ऐसे लिखेंगे। तो ARX बनाने की विधियां हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो AR मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक। सो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ARX, ठीक है, हेलो एरिन्स की ब्रिटचन बनाने की विधियां। तो अब हेलो एरिन्स बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमने जैसे फर्स्ट हेलो एल्केन्स में पढ़ा था कि हम एल्केन से निर्माण, तो अब हम एरिन से निर्माण, ठीक है। फर्स्ट आपका एरोमेटिक एरिन हाइड्रोकार्बन से निर्माण, ठीक है। एरोमेटिक ही लिखेंगे, एरिन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से निर्माण, ठीक है। या इसको ऐसे लिख सकते हो एरिन का हेलोजिनेशन। जैसे फर्स्ट हमारा था हेलो एल्केन में एल्केन हेलोजिनेशन, यानी यहाँ पे भी क्या होगा एरिन यानी बेंजीन का हेलोजिनेशन, इसको ये भी कहेंगे बेंजीन का हेलोजनीकरण, ठीक है, बेंजीन का हेलोजनीकरण। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम एरोमेटिक बेंजीन को क्या करते हैं, हेलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, निर्जल FeCl3, ठीक है, फेरस क्लोराइड या AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं, और किसकी प्रेजेंस में, डार्क यानी अंधेरा, ठीक है। जैसे हमारा हेलो एल्केन्स में बनाने में हम क्या चाहिए था, लाइट चाहिए थी, यहाँ पे लाइट नहीं चाहिए थी, डार्क चाहिए होती है, ठीक है। तो हमारा जब और टेम्परेचर चाहिए होता है यहाँ पे 310 to 320 केल्विन, तब हमारा क्या बनता है, हेलो एरिन बनता है, ठीक है। इसको आप लिख लेंगे, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिखूंगी, जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी बेंजीन, जब बेंजीन की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, बेंजीन, इसकी रिएक्शन क्या होगी, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, इसका हम हेलोजनीकरण करा रहे हैं, हेलोजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो हम लेंगे Cl2, ठीक, और किसकी प्रेजेंस में, निर्जल FeCl3, ठीक है।
और डार्क अंधकार चाहिए इसमें, अंधेरा, ठीक है, डार्क, और 310 टू 320 केल्विन टेम्परेचर, तब हमारा क्या प्राप्त होता है, हेलो एरिन यानी क्लोरो बेंजीन, और उसके साथ क्या निकलता है, HCl, ठीक है। यहाँ भी यहाँ का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया हेलोजन से, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन है। ऐसे हम इससे हेलो ब्रोमो बेंजीन बना सकते हैं, ब्रोमो बेंजीन, ये बेंजीन हो गया आपका क्या है, बेंजीन, ठीक। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम Br2 से, और हमारा ऊपर यही रहेगा, यहाँ पे हम AlCl3 भी ले सकते हैं, ठीक है, यही लिखेंगे अभी इस पे भी, ठीक। और हमारा क्या बन जाएगा, ब्रोमो बेंजीन, और निकल जाएगा हमारा HBr, ठीक है। तो ये है हमारे हेलो एरिन्स, क्लोरो बेंजीन है, ब्रोमो बेंजीन, इसका नाम क्या है, क्लोरो बेंजीन, इसका नाम ब्रोमो बेंजीन। अब देखो आइडो बेंजीन एंड फ्लोरो बेंजीन हमारे जनरली नहीं बनते हैं, क्योंकि आइडो बेंजीन जब हम बनाते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है, यहाँ HI प्राप्त, जैसे हम मैं इसको बनाऊं, ठीक है, यहाँ पे लिखूं I, ठीक, I2, ठीक है। अब यहाँ बनेगा हमारा I और निकलेगा HI। अब ये क्या होता है, HI एक प्रबल अपचायक होता है, ठीक है, और ये एकदम से रिएक्शन को रिवर्स कर देता है, जैसे फॉर्म हुआ था दोबारा से हमारा बेंजीन बन जाएगा, उत्क्रमण ही कर देता है अभिक्रिया को, इसलिए आइडो बेंजीन बनाना नहीं बनाया जा सकता इसके द्वारा, ठीक है। उसको हम बनाएंगे अभी नेक्स्ट मेथड से, दूसरे मेथड से बनाएंगे, और फ्लोरोबेंजीन भी नहीं बनाया जाता है। तो हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन बनाए जाते हैं, ठीक है। अब सेकंड मेथड देखेंगे, फर्स्ट मेथड को आप बिल्कुल याद रख लीजिए, क्या क्या बनते हैं बेंजीन की, जब हम क्लोरीन एंड ब्रोमीन से रिएक्शन करा रहे हैं निर्जल FeCl3 और AlCl3 की प्रेजेंस में, डार्क एंड इतना टेम्परेचर, तो हमारा ये बन जाते हैं क्लोरो एंड ब्रोमो बेंजीन, ठीक। सेकेंड मेथड देखेंगे, सेकेंड मेथड है डायएजोनियम लवणों से निर्माण, डायएजोनियम लवणों से निर्माण, ठीक है। डायएजोनियम लवण, अब देखिए इनसे कैसे बनाया जाता है, यहाँ पे हमारे दो नेमिंग रिएक्शन जनरेट होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब डायएजोनियम लवण क्या होता है, जैसे आपका R, देखो डाई का मतलब होता है 2, एजो का मतलब होता है N2 ग्रुप, ठीक है, N2, ठीक, और निया मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज, लवण कोई भी लवण हो, यहाँ पे Cl होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एजो मतलब नाइट्रोजन, ठीक। तो डायएजोनियम लवण कैसा होता है, देखिए डायएजोनियम लवण साल्ट कैसा होता है, RN2 इस पे पॉजिटिव, और ये Cl नेगेटिव, ये क्या आपका डायएजोनियम, इसको पहले तो आप ये नोट करिए, डायएजोनियम लवण का एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो डायएजोनियम लवण से निर्माण कैसे करते हैं, ठीक है। अभी हम इसके निर्माण की विधियां आगे एमीन वाले रिएक्शन अभी चैप्टर में करेंगे। तो यहाँ पे अब हम क्या लेंगे, हम हेलो एरिन्स बना रहे हैं, तो यहाँ पे R की जगह हम AR लेंगे, यानी क्या लेंगे, ArN2 प्लस Cl, यहाँ पे Cl नेगेटिव, यानी बेंजीन डायएजोनियम लवण लेंगे हम इस रिएक्शन में। जब हम बेंजीन डायएजोनियम लवण की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, कॉपर क्लोराइड के साथ HCl की प्रेजेंस में, या कॉपर ब्रोमाइड के साथ HCl HBr की प्रेजेंस में, तो हमारा क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनते हैं, दो प्रोडक्ट बनते हैं। तो इसको तो आप नोट कर लीजिए, इसका नाम क्या है, बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। अब AR का मतलब क्या है, एरोमेटिक रिंग, यानी बेंजीन रिंग। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं C6H5N2Cl नेगेटिव, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन डायएजोनियम लवण, ठीक है। बेंजीन नहीं होगा, बेंजीन होगा, ठीक है, बेंजीन लिखेंगे हम, बेंजीन डायएजोनियम लवण, ये हो जाएगा, R की जगह यहाँ पे क्या जाएगा, AR,
C6H5, AR का मतलब है C6H5 है। बेंजीन डाइएजोनियम लवण, हम यहाँ पे कौन सा लवण लेंगे, बेंजीन डाइएजोनियम लवण। तो देखिए यहाँ पे हमारे दो रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन जनरेट होते हैं, एक सैंडमेयर रिएक्शन होती है और एक गॉटरमॉन रिएक्शन होती है, ठीक है। एक होती है सैंड, फर्स्ट लिखेंगे सैंडमेयर अभिक्रिया, ये नेमिंग रिएक्शन है, सैंडमेयर अभिक्रिया, ठीक है। तो देखिए सैंडमेयर रिएक्शन क्या होती है, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डाइएजोनियम ब्रोमाइड को हम किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, CuCl या CuBr की प्रेजेंस में, HCl और HBr की प्रेजेंस में, तो हमारा क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनता है। देखिए जैसे हम लेते हैं सैंडमेयर रिएक्शन में, मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिखूंगी, ये है आपका बेंजीन रिंग, इस पे हमारा N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है। ये आपका क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम लवण, लिख लीजिए नीचे बेंजीन डाइएजोनियम लवण, ठीक है। इसके रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, देखिए अगर हम पहले एक ही लेते हैं, ठीक है, CuCl और किसकी प्रेजेंस में, HCl की, गुलित HCl की में जब हम CuCl लेते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है, देखो हमारा प्राप्त होता है क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है और उसके साथ हमारा बाहर निकलता है N2, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, सैंडमेयर अभिक्रिया है क्लोरोबेंजीन बनाने की, बन गया हमारा क्लोरोबेंजीन, ठीक है, ये क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन, ठीक। ऐसे अगर हम यहाँ पे CuCl की जगह क्या लेने, CuBr, क्या लेने, CuBr, इधर लेने CuBr, इधर लेने HBr, तो हमारा बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन, ठीक। अगर हम यहाँ ले लें CuBr, यहाँ HBr, तो हमारा बनेगा ब्रोमोबेंजीन, क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। तो ये है आपकी सैंडमेयर अभिक्रिया, ठीक। अब नेक्स्ट एक अभिक्रिया और होती है गॉटरमॉन अभिक्रिया। ये सैंडमेयर अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाने के सर्वोत्तम अच्छी विधि मानी जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, इसको नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे गॉटरमॉन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है, गॉटरमॉन। यहाँ पे देखिए जब हम दूसरी है, इसी में है गॉटरमॉन अभिक्रिया, जब बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट को, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट है, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं, कॉपर चूर्ण है, ठीक है, कॉपर चूर्ण और HCl की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारा क्या प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन। तो ये क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि है आपकी गॉटरमॉन अभिक्रिया, ठीक है, और उसके साथ निकलता है आपका N2, तो ये आपका हो गया क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो डाइएजोनियम लवणों से हमारे दो रिएक्शन प्राप्त हो गए, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बनाने की। अब इसी में हमारा आइडोबेंजीन भी बनता है, फ्लोरोबेंजीन भी बनता है, ठीक है। मैंने पहले वाले विधि में बताया था, हैलोजनीकरण में हमारा आइडो एंड फ्लोरोबेंजीन नहीं बन रहा था, यहाँ पे बनेगा हमारा आइडोबेंजीन। तो दो अभिक्रियाएं कर दी हमने डाइएजोनियम लवण से। अब तीसरी करेंगे हम आइडोबेंजीन बनाने की, जो तीसरी विधि है वो देखेंगे। देखिए तीसरी विधि क्या है आपकी, इसी में तीसरी विधि है आइडोबेंजीन बनाने की, ठीक है। जब हम, देखिए आप लिख सकते हो, मैं ऐसे बताऊंगी, जब बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट को, ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट को रिएक्ट कराते हैं एक्वस KI, नहीं जली KI, ये क्या कैसा होना चाहिए, एक्वस जली, ठीक है, एक्वस KI के प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, गरम करते हैं, क्या करते हैं, गरम करते हैं, तो हमारी क्या रिएक्शन प्राप्त होती है, आइडोबेंजीन, क्या प्राप्त होता है, आइडोबेंजीन, ठीक है। आइडोबेंजीन बनाने की का ये मेथड है, ठीक है। इसके साथ हमारा क्या निकलेगा, N2 प्लस KCl, ठीक है। ये आपकी आइडोबेंजीन को जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को एक्वस KI के साथ गर्म करते हैं तो हमारा आइडोबेंजीन प्राप्त होता है। अब एक और है आपके साथ फ्लोरोबेंजीन भी हम बना सकते हैं डाइएजोनियम सॉल्ट से,
जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं किसके साथ, ये है आपका बेंजीन डायल्यूमियम सॉल्ट, इसकी अभिक्रिया कराते हैं हम HBF4, इसका नाम होता है फ्लोरोबोरिक एसिड। ठीक है, इसका नाम क्या है, फ्लोरोबोरिक अम्ल। जब इसकी रिएक्शन कराते हैं HBF4 के साथ तो हमारा क्या प्राप्त होता है, फ्लोरोबेंजीन। क्या प्राप्त होता है, फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, उसके साथ यहां से निकलेगा आपका HCl। ठीक है, और N2 प्लस BF3, ये आपके प्रोडक्ट निकलते हैं यहाँ से। तो हमारा फ्लोरोबेंजीन भी प्राप्त हो गया। यानी हेलो एरेंज में हम डायल्यूमियम लवण के साथ, डायल्यूमियम लवण से हम क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं, आयोडो भी एंड फ्लोरो भी। बट आयोडोबेंजीन बनाने के लिए हमारा बेंजीन डायल्यूमियम सॉल्ट को एक्वस KI के साथ गर्म करेंगे तब हमें प्राप्त होगा, और फ्लोरोबेंजीन हमारा डायल्यूमियम सॉल्ट को फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा फ्लोरोबोरिक एसिड प्राप्त होगा। एक और नेमिंग रिएक्शन है आपकी थर्ड, ये हो गया हमारा पूरा डायल्यूमियम लवण से निर्माण। अब तीसरा मेथड है जो आपकी वो भी नेमिंग रिएक्शन है। नेमिंग रिएक्शन आपको याद रखने होते हैं क्योंकि आपके एग्जाम्स में आते हैं, पूरे 5 मार्क्स में आते हैं आपके 12th के एग्जाम्स, 12th बोर्ड में। ठीक है, नेक्स्ट आपका हुंस-डिकर रिएक्शन, तीसरा मेथड है, ये भी नेमिंग रिएक्शन है, हुंस-डिकर अभिक्रिया, हुंस-डिकर अभिक्रिया। ठीक है, हुंस-डिकर अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है, जब हम सिल्वर बेंजोएट, ये वैसे ही हुंस-डिकर अभिक्रिया हम हेलो एल्केन्स को भी बना सकते हैं इस मेथड से, लेकिन हेलो एल्केन्स से अच्छा ये हेलो एरेंस को अच्छा प्रोडक्ट ये फॉर्म करता है हेलो एरेंस में, तो इसलिए हम इसको हेलो एरेंस में ही पढ़ेंगे। जब हम सिल्वर बेंजोएट को रिएक्ट कराते हैं ब्रोमीन के साथ, ठीक है, तो और CCl4 के प्रेजेंस में, तो हमारा क्या प्राप्त होता है, फ्लोरोबेंजीन। तो ये ब्रोमोबेंजीन बनाने की मेथड है सिल्वर बेंजोएट। सिल्वर बेंजोएट का फॉर्मूला कैसे होगा, ये बेंजीन रिंग हो गया। ठीक है, ये आपकी COOAG, तो ये बेंजोएट रिंग है आपका सिल्वर, ये सिल्वर Ag सिल्वर होता है, ये आपका नाम हो गया, इसका नाम हो गया सिल्वर बेंजोएट। ठीक है, सिल्वर बेंजोएट को Br2 के साथ और CCl4 की प्रेजेंस में जब रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, क्या प्राप्त हुआ हमारा, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, ब्रोमोबेंजीन, उसके साथ हमारे क्या क्या प्रोडक्ट निकलेंगे, बाय प्रोडक्ट CO2 एंड AgBr, CO2 एंड AgBr एज ए बाय प्रोडक्ट आपके रिलीज होंगे। तो ये आपकी हुंस-डिकर रिएक्शन है, सिल्वर बेंजोएट को ब्रोमीन के साथ CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होगा। तो आपकी ये हेलो एरेंस बनाने की विधियां लगभग हो गई। एक विधि और है आपकी लास्ट, उसको भी कंप्लीट करते हैं। वो है आपके इंडस्ट्रियल मेथड। ठीक है, वो आपका क्या है, इंडस्ट्रियल मेथड। फोर्थ है आपका औद्योगिक विधि। इसको हम क्या कहते हैं, रासिक प्रक्रिया बोलते हैं इसको, इसका एक नाम है रासिक प्रक्रिया। इसमें क्या करते हैं हम, जब बेंजीन वाष्प को, ठीक है, बेंजीन आपके वाष्प के फॉर्म में है, तो बेंजीन वाष्प को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व वायु की प्रेजेंस में हम गर्म करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेते हैं, बेंजीन वाष्प यानी गैस के फॉर्म में हमारा बेंजीन होगा, क्या होगा ये, बेंजीन वाष्प। ठीक, इसको हम HCl के साथ वो वायु की प्रेजेंस में O2, ठीक है, और क्या करते हैं, CuCl2 लेते हैं यहाँ पे, CuCl2 रिएजेंट और गर्म करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे हम वाष्प, बेंजीन वाष्प के 2 मोल लेते हैं, वाष्प का मतलब गैस के फॉर्म में 2 मोल लेंगे, यानी ये आपका वेपोराइज फॉर्म होगा बेंजीन। तो 2 मोल बेंजीन, तो यहाँ पे भी हमें 2 लेने पड़ेंगे, तो हमारा क्या प्राप्त होगा, क्लोरोबेंजीन।
क्लोरोबेंजीन, 2 मोल क्लोरोबेंजीन के भी प्राप्त होंगे। उसके अलावा हमारा क्या क्या निकलेगा यहाँ से बाहर, 2H2O। ठीक है, आप रिएक्शन को बैलेंस करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा बन गया क्लोरोबेंजीन। तो ये क्लोरोबेंजीन बनाने की ये भी एक मेथड है, कॉमर्शियल मेथड कह सकते हो, इंडस्ट्रियल मेथड। ठीक है, तो हमारे हैलोएरिन्स की विरचन की विधियां कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब हम पढ़ेंगे हैलोएल्केन्स तथा हैलोएरिन्स के गुण। ठीक है, भौतिक गुण है, रासायनिक गुण, 2 टॉपिक आपके बच गए हैं। और रासायनिक गुण आपका काफी लंबा टॉपिक है। ठीक है, दोनों के हमें पढ़ने हैं, हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरिन्स दोनों के गुण पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये आपका विरचन कंप्लीट हो गया। हम थोड़ा सा भौतिक गुण कवर कर लेते हैं इस वीडियो में। ठीक है, हैलोएल्केन्स तथा हैलोएरिन्स के भौतिक गुण। ओके, तो ये है आपके फिजिकल प्रॉपर्टी, दोनों को हम साथ लेंगे यहाँ पे। फिजिकल प्रॉपर्टी ज्यादा नहीं है, पर कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं इसमें से। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक, तो फिजिकल प्रॉपर्टी आप देख लेंगे। तो देखिए, फर्स्ट लेते हैं हम भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट। फर्स्ट गुण क्या होगा इसका, भौतिक अवस्था। ठीक, भौतिक अवस्था। तो फर्स्ट क्या है, जो आपके हैलोएल्केन्स होते हैं, जो निम्न हैलोएल्केन्स होते हैं, ठीक है, वो आपकी कैसी अवस्था में पाए जाते हैं, गैसेस अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे निम्न का मतलब जैसे CH3Cl, CH2Cl, ठीक है, CH3CH2Cl, ठीक, और CH3CH2 यानी कमरे के ताप में जो निम्न हैलोएल्केन्स है, निम्न हैलोएल्केन्स कैसे अवस्था में पाए जाते हैं, गैसेस अवस्था में। ठीक है, गैसेस अवस्था में। ओके, फिर जैसे जैसे आपके हैलोएल्केन्स में कार्बन चेन बढ़ती है, तो ये कैसे हो जाते हैं, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, यानी उच्च हैलोएल्केन द्रव तथा ठोस अवस्था में मिलते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आपके हैलोएल्केन्स का जो स्ट्रक्चर है बढ़ते जाएगा, तो जैसे आपके नॉर्मली क्या होता है, जो आपके C18 तक ये आपके क्या है, C4 तक तो आपके गैसेस अवस्था में पाए जाते हैं, जिसमें कार्बन की संख्या 4 तक है, कैसे अवस्था में पाए जाते हैं, गैसेस अवस्था में। फिर आपके जैसे क्लोरो, पेंटेन, क्लोरोहेक्सेन आगे को बढ़ते जाएंगे तो द्रव अवस्था में पाए जाएंगे। कब तक, C18 तक, जहाँ पे हमारे C18 तक कार्बन की चेन आती जाएगी, तो वहां तक ये द्रव अवस्था में पाए जाएंगे। C18 से आगे यानी C19, ठीक है, C19 जिसमें आपके जिस हैलोएल्केन में कार्बन की संख्या 19 हो, 20 हो, उससे आगे आपके ठोस अवस्था में पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये भौतिक अवस्था हो गई। और जो हैलोएरिन्स होते हैं वो आपके सभी द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, हैलोएरिन्स के भौतिक गुण ज्यादा नहीं है, हैलोएल्केन्स के भौतिक गुणों को ही हमें ज्यादा यहाँ पे कवर करना है। ठीक है, तो ये भौतिक अवस्था क्या है, निम्न हैलोएल्केन गैसेस अवस्था में पाए जाते हैं, उच्च हैलोएल्केन्स द्रव तथा ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। फिर हम पढ़ेंगे भौतिक अवस्था में हमारा गंध आ जाती है, रंग आ जाता है। ठीक है, फिर आपका आता है रंग। कलर कैसा होता है इनका, ओके, कलर कैसा होता है वो भी देख लेते हैं, कलर देख लेते हैं इनका। नेक्स्ट आपका रंग। तो आपके जो शुद्ध अवस्था में हैलोएल्केन्स हैं, शुद्ध अवस्था में हैलोएल्केन, ये हैलोएल्केन है, इसको साइन में फॉर्मूले में लिख दिया है। तो ये कैसे होते हैं, रंगहीन, ठीक है। और लेकिन जो ब्रोमो और आइडो एल्केन होते हैं, हैलोएल्केन, ब्रोमो एंड आइडो हैलोएल्केन, वो लाइट की प्रेजेंस में रंगीन हो जाता है। अगर लाइट में वो आ जाते हैं तो कैसे हो जाते हैं, रंगीन। लिख लेंगे आप, ब्रोमो एंड आइडो एल्केन
आपके रंगीन हो जाते हैं जब वो प्रकाश की उपस्थिति में आते हैं। ठीक है, गंध कैसा होता है इनका, रंग तो हो गया, गंध जैसा भी वो सभी नहीं, जो गैसेस अवस्था में हैलो एल्केन्स होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, उन सुगंधित होते हैं, इनकी अच्छी स्मेल आती है। जो या लिख लीजिए, वाष्पशील यौगिक कैसे होंगे आपके, सुगंधित। वाष्पशील यौगिक यानी वाष्पशील हैलो एल्केन्स कैसे होंगे, सुगंधित। ठीक है, अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वथनांक था, दूसरा है क्वथनांक तथा गलनांक। ठीक है, यानी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। पता होगा आपको क्या होते हैं क्वथनांक तथा गलनांक। क्वथनांक मतलब जहाँ पे ऐसा तापमान जहाँ पे हमारा कोई भी कंपाउंड क्या होता है, बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर जहाँ से हमारा कोई भी यौगिक क्या हो जाता है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कोई भी ठोस यौगिक होगा तो उसको अगर हम ताप देंगे तो एक तापमान वो प्राप्त कर लेता है जहाँ पे वो क्या हो जाता है, मेल्टिंग उसकी स्टार्ट हो जाती है। तो उस जहाँ से वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है, पिघलना स्टार्ट होता है, उसको हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये आपको पता होंगी छोटी छोटी चीजें, गलनांक था, क्वथनांक। तो अब हेलो एरियंस में क्वथनांक था गलनांक कैसे होते हैं। तो आपके देखिए, जो हेलो एल्केन्स होते हैं कैसे बनते हैं, एल्केन से बनते हैं। तो जो हेलो एल्केन्स का क्वथनांक जिन एल्केन से वो बन रहे हैं उनके क्वथनांक से ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे आपका इस यहाँ पे कहने का मतलब है CH3 CH2 CH2। ठीक है, ये एल्केन था, ये आपका कोई एल्केन था, इसमें हमने हेलोजन की रिएक्शन कराई तो हमारा प्राप्त हुआ CH3 CH2 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 Cl, ये हेलो एल्केन हुआ। यानी जो हेलो एल्केन होते हैं इनका क्वथनांक ज्यादा होता है इनके संगत एल्केन से, जिन इनमें जो कार्बन परमाणु है, यानी इनके जो पेरेंट एल्केन है इनके क्वथनांक से इनका क्वथनांक ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि इनके बड़े आकार के कारण इनका क्वथनांक ज्यादा होता है और ये ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। क्योंकि मैंने बताया था C और Cl में क्या पाया जाता है, पोलर नेचर पाया जाता है। ठीक है, इसके कारण भी इनमें क्या पाया जाता है, इनका क्वथनांक क्या होता है, इनसे अधिक होता है। ठीक है, और उसके अलावा एक चीज और, इसको आप बुक से देखेंगे और चीजें, मतलब ये कहने का मतलब है कि जो हेलो एल्केन्स होते हैं उनके जो पेरेंट एल्केन है उनसे उनका क्वथनांक ज्यादा होगा। यानी यहाँ पे क्वथनांक किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा इससे। ठीक है, अगर आपको कभी एग्जाम में पूछ दिया जाए कि इसके क्वथनांक का क्रम लिखिए, कुछ एल्केन दिए हैं कुछ हेलो एल्केन दिए हैं, तो आपका हेलो एल्केन का क्वथनांक इससे ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। उसके अलावा कुछ पॉइंट्स और हैं। हाँ, जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा आपका हेलो एल्केन्स में, जैसे मोलर मास का मतलब जैसे आपका ये है CH3Cl, ये है CH3CH2Cl, ये है CH3CH2Cl। अब इसमें बताइए क्वथनांक के क्रम में इनको अरेंज कर लिया जाता है तो किसका क्वथनांक ज्यादा होगा, इसका क्वथनांक ज्यादा होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वथनांक इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। यानी जैसे जैसे मोलर मास बढ़ता है, ठीक है, जो आणविक द्रव्यमान है इसका वेट बढ़ेगा, जैसे कंपाउंड का साइज बढ़ेगा, ठीक है, मोलर मास बढ़ेगा तो आपका क्वथनांक भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्वथनांक इसका होगा। एक तो ये चीज हो गई इसमें। दूसरा क्या होता है, आपका क्वथनांक इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, शाखित श्रृंखला के, शाखित श्रृंखला यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है ये। जैसे मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे आपका कोई कंपाउंड है CH3 CH2Cl, ठीक है, एक ये है और एक है आपका CH3 CH2, ठीक है, Cl ये है। ठीक है, तो इसमें क्वथनांक किसका ज्यादा होगा, ठीक है, क्वथनांक किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा। यानी इसका मतलब क्या होता है,
अगर ये ज्यादा है तो ये कम होगा, मतलब ब्रांच ज्यादा है तो क्वथनांक कम होगा। ठीक है, जैसे जैसे आपकी स्ट्रेट चेन होगी इसका क्वथनांक आपका ज्यादा होगा। और यहाँ पे इसकी ब्रांच आगे नहीं, इसका सरफेस एरिया कम होने की वजह से इसका क्वथनांक क्या होता है, कम होता है इसके कंपैरिजन में। इसने ज्यादा स्पेस दे रखा है, इसने कम स्पेस दे रखा है, तो ये आपका इसका सरफेस एरिया इसका क्वथनांक आपका ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल समझते हैं इसको। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, क्या इस टाइप से आपका एक क्वेश्चन आ जाता है, ए है CH3 CH2 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 Cl। ठीक, एक है CH3 CH2 CH3 CH2 Cl। C है CH3 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 CH2 Cl। ठीक है, अब बताइए इसमें सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होगा। ठीक है, इनको अरेंज करिए क्वथनांक के क्रम में। ठीक, तो मैंने बोला था जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांच्ड चेन, यानी साकेत श्रृंखला ज्योति कार्बन की। ठीक है, तो यानी जितनी ज्यादा ब्रांच ज्यादा होगी, ठीक है, तो उसका क्वथनांक उतना ही कम होगा। ठीक है, अगर मैं एक कंपाउंड और ले लूं D CH3 CH3, ये है CH3 Cl। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा इसको बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में इनको लगाइए बॉइलिंग पॉइंट के। ठीक है, तो यहाँ पे किसका सबसे ज्यादा किसका होगा देखिए, क्योंकि ये पूरी कार्बन ओपन चेन है, फिर ये इसमें एक ब्रांच है, इसमें 2 ब्रांच है, यहाँ 3 ब्रांच है, यानी जितनी ज्यादा ब्रांच होंगी उसका क्वथनांक कम होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका जो सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कम है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता है तो वहां पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो यानी सबसे ज्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, ए का, ये वाले कंपाउंड का, फिर बी का, देन सी का, देन डी का। ठीक है, तो इस तरीके से हम अरेंज करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के क्रम में। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे यहाँ पे। जनरली हमारा क्वथनांक से ही क्वेश्चन आता है, बॉइलिंग पॉइंट से। मेल्टिंग पॉइंट का सीरीज भी यही होता है यहाँ पे। ठीक है, और क्या है इसमें, हाँ, क्वथनांक का जो क्रम होता है वो क्या होता है, देखिए क्वथनांक का जो क्रम है वो कैसे होता है, हैलोजन के सीक्वेंस में सबसे ज्यादा आपका क्वथनांक किसका होता है, I2 का, फिर Br2 का, फिर Cl2 का, फिर F2 का। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे आपको कोई क्या आप लिख लेंगे, क्या क्या लिखेंगे, क्वथनांकों का क्रम हैलोजन के सापेक्ष। ठीक है, जैसे आपका एक कंपाउंड दिया है CH3Cl CH3Br CH3I CH3F, तो इनको अरेंज करिए बॉइलिंग पॉइंट के घटते हुए क्रम में। ठीक है, तो आप कैसे, जो आयरन है उसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होता है इसके अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको अरेंज करेंगे। CH3I का सबसे ज्यादा होगा, देन CH3Br का, फिर CH3Cl, देन कम होगा आपका सबसे कम CH3F का। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, क्वथनांक के घटते और बढ़ते क्रम में अरेंज करते हैं। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे हमारे मोलर मास या आणविक संरचना बढ़ती है तो उसका क्या होता है, क्वथनांक भी बढ़ता है, और अगर ब्रांचिंग होती है चेन में तो क्वथनांक उसका कम होता है। ठीक है, यानी खुली श्रृंखला का क्वथनांक ज्यादा होगा जो ब्रांच में होगा आपका उसके कंपेयर में। ठीक है, तो ये आपका क्वथनांक वाला हो गया। ठीक है, अब एक हेलो एरिन के सापेक्ष एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन ए, दूसरा है मेटा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो इनको हम बॉइलिंग पॉइंट के घटते हुए क्रम में लिखिए, यानी सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, सबसे कम किसका होगा, इसको अरेंज करने के लिए आपके एग्जाम्स में आ सकता है। ठीक है,
तो देखिए सबसे ज्यादा किसका होता है आपका, यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे क्वथनांक होता है ए का, ठीक है। फिर होता है पैरा, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का सी का, फिर होता है बेटा डाइक्लोरोबेंजीन का। ये क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट का घटता हुआ क्रम, ठीक है। सबसे ज्यादा किसका होता है, ऑर्थो, फिर पैरा, फिर मेटा, ठीक है। तो ये आपका बॉइलिंग पॉइंट का घटता हुआ क्रम। अगर इसी को मेल्टिंग पॉइंट में दे दिया जाए तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, सबसे ज्यादा पैरा का होता है, पैरा, फिर होता है ऑर्थो का यानी सी, पहले सबसे सी आएगा, फिर ए, देन बी। ये क्या है, मेल्टिंग पॉइंट का घटता हुआ क्रम यानी गलनांक। गलनांक सबसे ज्यादा किसका होगा, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का, फिर ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का, देन मेटा डाइक्लोरोबेंजीन का, ठीक है। तो हेलो एरिन्स में इस टाइप का क्वेश्चन अराइज होता है, ठीक। तो ये हो गए आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स की। एक और है आपका लास्ट, विलेयता, सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी क्या होती है इनकी, चौथा है विलेयता। अब देखिए मैंने बोला था CX क्या होते हैं, ध्रुवीय नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, पोलर नेचर के होते हैं, फिर भी ये जल में अविलेय होते हैं, ठीक है। तो यानी लिखेंगे हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरिन्स क्या होते हैं, जल में अविलेय, अविलेय होते हैं यानी कार्बनिक यौगिकों में विलेय होंगे, ठीक है। तो जल क्या है, ध्रुवीय विलायक है। जल क्या होता है, ध्रुवीय विलायक। तो ध्रुवीय विलायक में ये अविलेय हैं, ध्रुवीय विलायक में अविलेय होते हैं, ठीक है। तो ये किसमें विलेय होंगे, अध्रुवीय विलायक में ये क्या होंगे, अध्रुवीय विलायक में विलेय होते हैं यानी अध्रुवीय विलायक में घुलते हैं। तो ये इनकी विलेयता होती है, ठीक है। और घनत्व का जो क्रम है, अगर घनत्व आ जाता है कि सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है, लास्ट प्रॉपर्टी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी घनत्व क्या होती है, घनत्व यानी डेंसिटी, ठीक है। तो इसमें डेंसिटी का जो सीक्वेंस होता है, सबसे ज्यादा एल्केल आयोडाइड का, फिर एल्केल ब्रोमाइड का, देन एल्काइल क्लोराइड का, देन एल्काइल फ्लोराइड का। तो ये सीक्वेंस है आपके डेंसिटी का घटते हुए क्रम। सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है, एल्काइल आयोडाइड का, ठीक है। तो आपके हेलो एल्केन्स के हेलो एरिन्स के निर्माण विधियां पूरी हो गई हैं और हेलो एल्केन्स के हेलो एरिन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कंप्लीट हो गई हैं। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा रासायनिक गुण हेलो एल्केन्स के, फिर हेलो एरिन्स की रासायनिक गुण। तो 2 टॉपिक्स आपके बच चुके हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।